Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am, and my dear friend. I am Asutosh Jha, and my teammate Priyanka Kumari will explain fundamental rights. देखिए, जब भी बात फंडामेंटल राइट्स का आता है, तो सबसे पहले अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिया था। जब अमेरिका पहली बार अपने सिटीजन को राइट दिया था, तो वर्ल्ड शॉक था कि यस, कोई एक ऐसा भी देश है जो अपने सिटीजन को फंडामेंटल राइट देता है। क्योंकि उससे पहले कोई भी देश नहीं था जो अपने कंट्री को के सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स देता हो। और उस समय लोग तो डेमोक्रेसी था ही नहीं, अगर डेमोक्रेसी था भी तो वो नाम मात्र का डेमोक्रेसी था, क्योंकि फंडामेंटल राइट के बगैर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रहता है। जब हम बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। आपको पता होगा कि भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, और 22 पार्ट में से जो हमारा पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और फंडामेंटल राइट्स का जो डिफिनीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि राइट्स विच आर गिवन टू द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट, इनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट, हैंस दैट हैंस गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट गारंटेड राइट है, और ये हमारे सिटीजन को दिया गया है। और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसा भी है जो नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 12, अब आर्टिकल 12 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वर्ड स्टेट को डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक वर्ड को पढ़िएगा ना, तो उसको अलग तरह से लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसको, इस मिस इंटरप्रिटेशन को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने वर्ड स्टेट को डिफाइन किया। और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट का मतलब है वो ये है: पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। और इसमें एक वर्ड आपको मिल रहा होगा, आउटसाइड द इंडिया। आउटसाइड द इंडिया का क्या मतलब है? जैसे भारत के अंदर जो भारत का तो जो भी एरिया है उसके अंदर जो है वो तो भारत का है ही, प्लस जो इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्री में है वो भी भारत के कंट्रोल में है, तो वहां भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब आर्टिकल 13 पे बात करते हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है: एनी ऑर्डर, एनी अमेंडमेंट, एनी एक्शन, any legislation which violate part 3 of the Indian Constitution will be void and null। कोई भी कानून, कोई भी लेजिस्लेचर जो कि पार्ट 3 को वायोलेट करे, मतलब फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, जो कोई वैल्यूएबल नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि फंडामेंटल राइट कितना बड़ा राइट है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक और आर्टिकल को रखा। अब आर्टिकल 14 से प्रियंका कुमारी एक्सप्लेन करेगी। एज जैसे मेरे दोस्त ने आशुतोष ने बताया कि हमें फंडामेंटल राइट्स क्यों मिले हैं, क्यों अमेरिका ने फंडामेंटल राइट लाया था। सारे जानते हैं कि अमेरिका ने पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था पूरे दुनिया में। सो अमेरिका ने जब लाया तो सबसे पहले हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। वो कहता है कि हम जब सारे लोग इक्वल फॉर्म में हैं तो हमारे अंदर डिफरेंसेस क्यों, हम सारे इक्वल क्यों नहीं हो सकते, चाहे वो हाई क्लास हो या फिर लो क्लास में हो। ऐसा लाइक हम डिस्क्रिमिनेट कर चुके हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं केस जब संजय दत्त एक बहुत रिच पर्सन था, तभी उसे इक्वल पनिशमेंट मिला। जब उसने क्राइम किया था, चाहे वो कोई गरीब बंदा हो, उससे भी इक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे एक कोई अमीर या गरीब कोई क्राइम करता तो इसमें इक्वालिटी मिला लॉ के आगे कि एवरीवन इक्वल है। आर्टिकल 15 में बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ब्रॉड रिस्क। हम देखें कि हम बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं हमारे यहाँ, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। बट हमारे पास उसमें इस बात को भी डिस्क्रिमिनेट करता है कि नहीं, हमारा किसी भी बात में किसी भी कोई भी रिलीजन या फिर सेक्स के बेसिस पर किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन इक्वल है, ना कि कोई ऊपर या नीचे है, ना कोई हम जेंट्स और लेडीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 16 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अगर आप भारत को देखिएगा तो भारत में अनइक्वलिटी बहुत सा था। जब खास करके जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा मुल्क आजाद हुआ था, जब हम अपने आइन को बना रहे थे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उस वक्त हमारे देश में काफी अनइक्वलिटी था। आप, अनइक्वलिटी का क्या मतलब है? अनइक्वलिटी का मतलब यह है कि अगर 10 व्यक्ति के पास
90% एसेट है। अगर 10 व्यक्ति के पास किसी भी देश का 90% एसेट है और 90% में, और 90% जो लोग हैं उनके पास 10% एसेट है, तो ये तो अनइक्वलिटी है। तो भारत में भी अनइक्वलिटी था। तो उस अनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को लाए थे। रिजर्वेशन को इसलिए लाया गया था कि जो लोग सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पीछे छूट गए हैं, जो लोग हमसे पीछे छूट गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लाए। तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इसी को कहा गया है। आप इसको ये मत समझिए कि ये राइट टू इक्वलिटी को डिनाई कर रहा है, बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता राइट टू इक्वलिटी को, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी को और भी मजबूत करता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो हमसे पीछे छूट गया है, अगर हम उसको विशेष सब्सिडी नहीं दे तो वो तो वहीं रह जाएगा। एक तरफ लोग अमीर होते जाएंगे, दूसरी तरफ लोग गरीब होते जाएंगे, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग रिजर्वेशन को लाया। चलिए, आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का बात करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, आप उसको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आप उसको अनटचेबल नहीं मान सकते हैं। अनटचेबल भारत में बहुत ज्यादा था, छुआछूत, उसको कम किया गया। इनफैक्ट जब महात्मा गांधी आए थे, पटना आए थे राजेंद्र बाबू के यहाँ, वो चंपारण सत्याग्रह से पहले, तो उनका, राजेंद्र बाबू का जो नौकर था, उन्होंने गांधी जी को रोक लिया था, पानी कुएं से पानी नहीं लेने दिया। तो गांधी जी के साथ भी ये भेदभाव हो चुका था, क्योंकि उनको, जो राजेंद्र बाबू का नौकर था, उसको उनका कास्ट नहीं पता था। यहाँ तक कि गांधी जी भी इस चीज को देख चुके हैं। तो छुआछूत को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का बात किया गया। उसके बाद आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात किया गया है। एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि आप अपने मन से कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हैं। जैसे पहले के समय में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल लगा लेता था, जैसे सिकंदर सानिया, अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानिया बोल देता था। तो आप अब इस तरह का टाइटल नहीं लगा सकते। हालांकि आप मेरिटोरियस टाइटल या फिर एकेडमिक टाइटल लगा सकते हैं, जैसे कोई कर्नल है तो वो लगा सकता है अपना टाइटल, प्रोफेसर लगा सकते हैं, एडवोकेट लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह का टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं जहां जो मतलब अनइक्वलिटी को शो करे। अब आर्टिकल 19 पे आते हैं। हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 19 1A बात करता है, 1A, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास पूरा आजादी है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको जितना आजादी है बोलने का, सामने वाले व्यक्ति को भी अपने रेपुटेशन को कायम रखने का आजादी है। तो आप ऐसा चीज नहीं बोल सकते जिससे किसी का रेपुटेशन प्रश्न उठे। अगर आप उठाएंगे तो उसको भी राइट है, ठीक ना। और एक तो कहावत जानते ही है कि योर लिबर्टी एंड्स व्हेन माय लिबर्टी स्टार्ट। तो आर्टिकल 19 1B कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। देखिए, आप किसी के, आप असेंबल हो सकते हैं, आप एकदम 10-20 लोग मिलकर प्रोटेक्ट, 1000 लाखों लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आर्म नहीं होना चाहिए 47, या फिर आप कोई रिवॉल्वर लेके चल जाएंगे, या फिर कुछ भी उस तरह का चीज लेके नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c बात करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। डी बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। हालांकि एक बात आपको हमेशा, जब भी राइट पढ़ेंगे तो राइट में एक चीज लिमिटेशन भी रहता है, उस चीज को भी हर चीज में कंसीडर करना पड़ता है। जैसे लिमिटेशन के बारे में भी हम बताए, आपको बोलने का आजादी है, लेकिन आप किसी को गाली थोड़ी दे दीजिएगा, तो वो लिमिटेशन हर चीज में है। अब आर्टिकल 19(1)(g है टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑपरेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो जो भी लीगल बिजनेस है उसको आप कैरी आउट कर सकते हैं। हालांकि अब तो ये लीगल राइट हो चुका है। आगे का जो है, हाँ, अब आर्टिकल हम 20 पे आते हैं। आर्टिकल 20 जो है
वो हम लोगों को आर्बिटरी कन्विक्शन से बचाता है। आर्बिटरी कन्विक्शन को समझिए, अगर ये सब राइट नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। आर्बिटरी कन्विक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 बात करता है कि अगर आप कोई क्राइम आज किए, जैसे आपका हम लैपटॉप चोरी कर लिए, ठीक है ना, तो आपका हम लैपटॉप चोरी कर लिए और आज लैपटॉप चोरी करना क्राइम नहीं है, कल को कानून पास हो गया कि लैपटॉप चोरी करना क्राइम है, तो नो डाउट हम क्राइम नहीं किए, आज जो कानून है उसके हिसाब से मेरा फैसला होगा। अगर मान लीजिए कि ये कानून नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए लैपटॉप चोरी करना, चलिए अगर ये नहीं है 21 है, तो आप क्या करते, कल आप कानून बना देते कि चोरी पे फांसी दे दिया जाएगा। आप सोचिए ये जस्टिसेबल लॉ नहीं हो पाता। तो राइट्स को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। आर्टिकल 21 भी बात करता है कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं सेम क्राइम के लिए। आप चोरी के लिए अगर कोई एक बार चोरी किया तो उसको एक ही बार पनिश कर सकते हैं, 2 बार 3 बार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बात करता है कि सब क्लॉज 3 आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि उसके खिलाफ गवाही देने के लिए, इसलिए तो नार्को टेस्ट नहीं होता है। अब आर्टिकल 21 पे आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ और नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना चाहिए। देखिए, जब कभी भी आपके यहाँ मान लीजिए पुलिस आएगी तो आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी, क्या उसको बताना होता है कि हम आपको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, इस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब समझिए। देखिए, जब ये आर्टिकल बनने वाला था तो उसमें 2 चीज था, एक तो भारत प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ले सकता था जो कि ब्रिटेन में है, और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएस में है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि पहले लॉ को चेक किया जाता है कि लॉ फेयर है कि नहीं है। अगर लॉ फेयर नहीं है तो लॉ को बदला जाएगा। लेकिन भारत में क्या है कि नहीं, लॉ को नहीं बदला जाएगा, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। जैसे आपको अरेस्ट किया जाएगा तो इसमें यह देखा जाएगा कि आपको अरेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो सही है कि नहीं, वो कानून के तहत हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब आर्टिकल 21A पर आते हैं हम। देखिए, 21A जो था वो बाद में जोड़ा गया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, जो बनाया गया था। तो 21A में क्या था कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। जैसे 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अब आर्टिकल 22 पे आते हैं। आर्टिकल 22 हम लोग को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस का बात करता है कि जैसे कुछ भी केस है, आप किसी को अरेस्ट कर लिए तो आप अरेस्ट कर लीजिएगा तो उसको अपने कस्टडी में कितना दिन तक रख सकते हैं, उसका लिमिटेशन रहता है, आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना है। तो ये है आर्टिकल हमारा 22। अब आर्टिकल 23 और 24 पे आते हैं। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ है। आर्टिकल 24 है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। देखिए, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करना है, या फिर कोई भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट जिसमें रिस्क हो लाइफ जाने का, उसमें काम नहीं करना है। ठीक ना। देखिए, और दूसरी चीज आप समझिए, इसको रिलेट करिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21A को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 8 से 14 साल तक के बच्चा को पढ़ाना है, कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक ना। और उसी को यहाँ क्या किया गया कि जैसे 14 साल के अंदर के बच्चे को नहीं किसी भी हैजार्डियस फैक्ट्री या एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करना है। अब आर्टिकल 25 to 28 पे आते हैं, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। जैसे आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को भारत के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फैला भी सकते हैं, ठीक ना। प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब फैला सकते हैं। अब आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जब हमारे देश में ट्रिपल तलाक
को क्रिमिनलाइज किया गया था, क्रिमिनलाइज इन द सेंस कि उसको इलीगल बताया गया। जब कानून लाया गया ट्रिपल तलाक के खिलाफ, तो जो भी लोग थे उनका ये कहना था कि आर्टिकल 26 का वायोलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज का लिमिटेशन है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कानून लाकर अगर सोशल इविल, जैसे ट्रिपल तलाक जो सोशल इविल था उसको खत्म किया जा सकता है, तो कानून बिल्कुल लाना चाहिए और गवर्नमेंट लाई भी। और आर्टिकल 17 बात करता है नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन, जैसे किसी भी धर्म का के साथ आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको टैक्स उसके लिए आपको पे नहीं करना है। और आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि जैसे कोई रिलीजन है वो अपने, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने रिलीजन वाले को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। यही आर्टिकल 28। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी का बात करता है कि जैसे भारत में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो माइनॉरिटी है, जैसे कोई माइनॉरिटी समाज है, कोई माइनॉरिटी रिलीजन है, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट किए हैं। और ये ग्राउंड लेवल पर भी दिखता है। भारत में आज तक ऐसा लॉ नहीं बना जो माइनॉरिटी के राइट्स को वायोलेट करे। भारत हमेशा से विश्व का सताए हुए धर्म के व्यक्ति को जो पीछे छूट गया, जिसको अपना देश भी निकाल दिया, उसको भारत शरण दिया है। और आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और आप देख भी सकते हैं इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मदरसा है, जैसे माइनॉरिटी को अधिकार है अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेट करने का, तो इसलिए तो मदरसा है लोग हाँ। आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज की बात करता है। जैसे अगर आपके पास अधिकार है तो अधिकार है, अगर अधिकार का हनन हो जाए और कोई कुछ नहीं करे तो वो अधिकार किस काम का, तो आप उस वक्त आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे आपको अरेस्ट कर लिया गया बेवजह, तो आप सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 का यूज करके हैबियस कॉर्पस जो कि रिट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राइट टू रेमेडी इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो thanks to all of you who listen us carefully, and thank you sir, ma'am, and my all dear friends.